moviesala.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और पिछले क्लास के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने देखा था कास्ट टोपोग्राफी। आज हम लोग बात करेंगे एरिड टोपोग्राफी के बारे में। ये बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर टोपोग्राफी की बात करें, टोपोग्राफी में अगर कास्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है हमारा एरिड टोपोग्राफी। अगर हम ज्योग्राफोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो पहला हमारा हो जाता है डेविस पे, दूसरा हमारा प्लेट टेक्टोनिक, तीसरा कास्ट टोपोग्राफी और चौथे पे हमारा एरिड टोपोग्राफी आता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसमें जो है हम देखेंगे आज जो है एरिड लैंडफॉर्म। एरिड लैंडफॉर्म है आपका शुष्क भू आकृतियां। तो आइए पहले तो ये बात कर लें कि एरिड लैंडफॉर्म में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं या फिर आने की संभावना है। तो जब इसमें हम एरिड लैंडफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो एरिड लैंडफॉर्म में प्रश्न आपके इस प्रकार से आएंगे कि एरिड लैंडफॉर्म से आप क्या समझते हैं और एरिड लैंडफॉर्म चार जो है अपरदनात्मक एवं 3 निक्षेपात्मक या 4 अपरदनात्मक 4 निक्षेपात्मक असलाकृतियों का उल्लेख करें, या हो सकता है कि शुष्क प्रदेश में किस प्रकार के अपरदनात्मक प्रक्रियाएं भाग लेती हैं और अपरदन से निर्मित असलाकृतियों का उल्लेख करें। यह प्रश्न थोड़ा सा भी अगर एडवांस हुआ तो ये हालांकि संभावना कम है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये प्रश्न हो सकता है कि कास्ट निर्मित शुष्क प्रदेश में निर्मित असलाकृतियां आर्द्र प्रदेश में यानी नदी द्वारा निर्मित असलाकृतियों से किस प्रकार से भिन्न होती है, जिसकी संभावना बीपीएससी में तो कम से कम संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी नदी निर्मित असलाकृति की चर्चा भी नहीं की है। इसलिए नहीं की है नदी निर्मित असलाकृति की चर्चा कि जब हम सिलेबस को देखते हैं बीपीएससी में तो बीपीएससी के सिलेबस के लास्ट में मेंशन है रिजुविनेशन ऑफ लैंडफॉर्म एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। रिजुविनेशन ऑफ लैंड और पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। तो रिजुविनेशन ऑफ लैंड एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म और नदी निर्मित असलाकृतियां का बहुत आपस में कोरिलेशन है। तो जब हम करेंगे उसको एक साथ ही सबको कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम लोग आज बात करते हैं कास्ट टोपोग्राफी के बारे में, कास्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में, या कास्ट टोपोग्राफी एरिड लैंडफॉर्म या एरिड टोपोग्राफी, और इसमें हम शुष्क भू आकृतियां, तो इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एरिड सिलेबस में मेंशन है एरिड लैंडफॉर्म। एरिड लैंडफॉर्म शुष्क भू आकृतियां। शुष्क भू आकृतियां, एरिड लैंडफॉर्म। अब एरिड लैंडफॉर्म्स पे मैं चर्चा करूं उससे पहले जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी देखा था, एक में हम लोग बात करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लास होती है या कंसेप्चुअल क्लैरिटी सेक्शन की बात होती है। ठीक है, या कंसेप्चुअल क्लैरिटी सेशन की बात होती है, जिस सेंस में इसको लीजिए। मतलब ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात इसमें होती है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में आज हम बात करते हैं, उसके बाद आगे, क्योंकि जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात हो जाती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात हो जाती है तो उसके बाद हमें लैंडफॉर्म के बारे में अध्ययन करना, या लैंडफॉर्म में जिस टर्म का प्रयोग या टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाता है आप उससे अनभिज्ञ नहीं रहते हैं और आपको समझना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। मन में किसी प्रकार की दुविधा या डाउट नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं। शुष्क प्रदेश, पहली बात यह है कि शुष्क भू आकृतियां है क्या, या शुष्क, पहली बात है कि शुष्क भू आकृतियां, शुष्कता से क्या मतलब है। इसको दो तरीके से साधारण ढंग से ही परिभाषित कर सकते हैं, और दूसरा जो है यूएनईपी का एक अपना परिभाषा है या अपना इसका कंसेप्ट है। साधारण ये है कि जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह प्रदेश जो होता है वो हमारा शुष्क प्रदेश और शुष्क प्रदेश होता है। इसके भी दो है, अगर 5 cm 25 cm मैक्सिमम 25 cm तक वर्षा जहां पर होती है ये हमारा शुष्क प्रदेश होता है।
मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक। और दूसरा ये है कि जहां पर 25 cm से 50 cm तक वर्षा होती है उसे हम लोग अर्ध शुष्क प्रदेश कहते हैं। इसे अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है, शुष्क प्रदेश एवं अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। टोपोग्राफी का निर्माण जो है दोनों प्रदेशों में होता है। शुष्कता का मतलब ये नहीं है शुष्क अर्थ, शुष्कता का मतलब ये है जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। अब इसका पता चलेगा, अभी हम लोग जो बात करेंगे कि क्या है ये। अभी ये जो है अब एक यूएनईपी का है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में। कहाँ है नैरोबी? केन्या में है, ठीक है। इसने जो शुष्कता की परिभाषा दी है, तो शुष्कता की परिभाषा के लिए इसने एक फार्मूला दिया है। यह फार्मूला है AI बराबर P बटा में PET। AI बराबर P बटा में PET, जहां मतलब हियर, जहां AI बराबर एरिडिटी इंडेक्स, और A बराबर एरिडिटी इंडेक्स, ठीक है, और P का मतलब होता है एनुअल प्रेसिपिटेशन। एनुअल प्रेसिपिटेशन और PET का मतलब होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, संभावित वाष्पोत्सर्जन, तो इसका फुल में। और इसके आधार पर AI का निर्धारण किया गया है और यह बताया गया है कि जहां पर AI का वैल्यू जहां पर AI का वैल्यू 0.2 से 0.5 mm, 0.5 mm, यहाँ mm का मतलब होता है मिलीमीटर के बीच है, तो वह जो है अति शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश है। यह क्या है? अर्ध शुष्क प्रदेश। यह हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश है। यदि AI का वैल्यू, अब यहां पर अगर AI का वैल्यू 0.05 से 0.2 mm के बीच है, ठीक है, 0.05 से लेकर के 0.2 mm के बीच है, तो यहां ये जो है हमारा, इसको हम लोग बोल देते हैं शुष्क प्रदेश। और अब अगर इसका वैल्यू जो है 0.05 mm से कम होता है, मतलब मैक्सिमम जो है 0.05 mm होता है, तो यह जो होता है अति शुष्क प्रदेश होता है। अति शुष्क प्रदेश होता है। तो यूएनईपी ने शुष्क प्रदेशों का, चूंकि शुष्क भूआकृति के बारे में बात करना है, शुष्क प्रदेशों में निर्मित भूआकृति यानी शुष्क भूआकृति के बारे में, तो यूएनईपी ने इस प्रकार से शुष्कता को परिभाषित किया है, ठीक है। और साधारण तौर पर हम इसको परिभाषित करते हैं
कि जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो शुष्क और शुष्क प्रदेश होता है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है शुष्क प्रदेश है, 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर वो अशुष्क प्रदेश है। ये बातें हो गई। अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर अपर्दन कैसे कार्य करता है, परिवहन कैसे कार्य करता है और निक्षेपण कैसे कार्य करता है। इसको अगर समझ लेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती है और किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया भाग लेती है। तो आइए जो है हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो है बात करते हैं अपर्दनात्मक प्रक्रिया या अपर्दन प्रक्रिया। किसमें? शुष्क प्रदेश में। तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला अपवाहन। अपवाहन, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं डिफ्लेशन। सेकेंड है अपघर्षण, इसको बोलते हैं एब्रेशन। तीसरा है शनिघर्षण, इसको बोलते हैं एट्रिशन। एट्रिशन, शनिघर्षण, ठीक है। अब ये जो है अपवाहन, अपवाहन है ये। अपवाहन, अब हम समझते हैं अपवाहन क्या होता है। देखिए, ये अपवाहन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि मरुस्थलीय प्रदेश में ही कार्य करती है। आपको तो एट्रिशन और एब्रेशन जो है लगभग सभी प्रदेशों में देखने को मिल जाता है, लेकिन जो अपवाहन है ये मरुस्थलीय प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में ही कार्य करता है। ये किस प्रकार से कार्य करता है? अगर ये मरुस्थलीय प्रदेश है और यहां पर ये बालू के कण है, ये क्या है? बालू के कण है, ठीक है। और अगर यहां बालू के कण पे यहां से अगर पवन ऐसे प्रवाहित होती है और इस प्रकार से गतिशील हो जाती है आगे की तरफ, तो क्या होता है कि बालू के कण जो होते हैं इसके साथ साथ जो है आगे की तरफ, साथ ही साथ आगे की तरफ ये गतिशील हो जाते हैं। यहां से बालू के कण उठते हैं और ये बालू के कण जो है आगे की तरफ दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं अपवाहन। अपवाहन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पवन अपने साथ, पवन सतह से टकराते हुए सतह के बालू के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता है। ये होता है अपवाहन प्रक्रिया, ठीक है। ये हमारा हो गया अपवाहन। अपवाहन, अपवाहन में क्या होता है? बालू के कण, बालू के कण सतह से टकराते हुए, सतह से टकराने वाले पवन के साथ होकर, पवन के साथ होकर उड़ती हैं, उड़ती हुई स्थानांतरित हो जाती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि निरंतर जब यहाँ पे पवन के कण यहाँ पर निरंतर जो है, अगर विंड लगातार यहाँ पे ऐसे टकराते रहता, लगातार टकराते रहेगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है? गर्त का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर निरंतर जो है गर्त का निर्माण, जैसे हम लोग बोल देते हैं अपवाहन गर्त, अपवाहन गर्त। आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपघर्षण पे कि अपघर्षण क्या है। देखिए, अपघर्षण में क्या होता है कि जब अपघर्षण में क्या होता है कि जब पवन इस प्रकार से जब गतिशील होता है, गतिशील रहता है, पवन ऐसे जब गतिशील रहता है, सतह पर आगे की तरफ गतिशील होता है,
तो ये अपने साथ ये जो कण होते हैं आगे सतह पर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये आगे सतह पर बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, टकराते हुए चलता, ये सतह से क्या करता है, खुरचते हुए चलता है। सतह को क्या करेगा, खुरचते हुए चलता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं अपघर्षण। अपघर्षण में क्या होता है कि जो बालू होते हैं, हवा होता है, और हवा जो है बालू के कण को आगे की तरफ धक्का देता है, और जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो सतह को खुरचते हुए चलता है, अपवर्तित करते हुए चलता है। उसको हम लोग बोल देते हैं अपघर्षण। सन्निघर्षण में क्या होता है, सन्निघर्षण में क्या होता है कि ये बालू के जो कण होते हैं ये आपस में टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, बालू के कण आपस में टकराते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अपवर्तित हो जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में